Hi kids, hello everyone. Welcome to Unacademy Topper channel. This is your favorite G Square and today we'll be completing this part of the chapter that is transport in plants part 3 and am I live बच्चों? मेरे को एक्चुअली सिस्टम में पता नहीं चल रहा है इसलिए मैं देख रही हूँ. यस आई एम लाइव. गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग. मैं देख पा रही हूँ कि मैं फोन भी यूज कर रही हूँ कि 40 बच्चे वॉचिंग पे है. विश्वास से थोड़ा सा भारत नहीं आगे माय किड्स आर हियर. गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग. तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद टुडे स्टडीज एंड यस चलो चैनल को सब सब्सक्राइब करेंगे, अपना चैनल समझ के करेंगे, लाइक शेयर करेंगे. जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम भी खुश हो जाएंगे. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी टॉपर्स का. यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी अबाउट एवरीथिंग विच वी आर डूइंग फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 59,000 किड्स हो चुके हैं. आप भी इसका पार्ट बनिए बाय ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप. The link is given in the description box. अब उसके बाद आते हैं हमारे न्यू बैचेस पे. जितने भी हमारे 22, 23 वाले किड्स हैं, आप लोगों के लिए सुपर डुपर बैचेस लॉन्च कर रहा है अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आनंद मनी सर है, वीटी सर है, अनुराग सर है, सारे टॉप फैकल्टीज हैं. तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए. और ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रतीक जैन सर का भी एक नया बैच शुरू हो रहा है. इज वन ऑफ द मोस्ट लव टीचर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. मैं बता रही हूँ मोस्ट लव टीचर विद हाईएस्ट एक्सपीरियंस. ये सारे टीचर्स मोस्ट लव टीचर्स हैं. इनके भी आप देख सकते हैं 12 के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 महीनों के साथ 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है. तो दिस इज अ बम्पर ऑफर गोइंग ऑन राइट नाउ. यू कैन टेक दिस कोर्सेज. ये लंबे टर्म के कोर्सेज लीजिए क्वालिटी कंटेंट के साथ और जीए नीट रेफरल कोड यूज कीजिए टू अवेल योर 10% ऑफ. प्लस जो मैम की ब्लेसिंग्स मिलेगी वो भी बहुत सारी मिलेगी आपको, है ना किड्स. अब यहाँ पे कॉम्बैट है. इस संडे आपका कॉम्बैट का पेपर होने वाला है, सुबह 11 बजे होने वाला है. जरूर इसमें अप्लाई कीजिए और 100% स्कॉलरशिप लीजिए. तो आज हमको यहाँ से करना है रूट प्रेशर से, राइट किड्स. यहाँ से आज हमको करना है. छुट्टी मारने लगते हो तुम लोग. मैम एक मजबूरी के कारण छुट्टी लेती है तो तुम 4 छुट्टियां लेते हो, है ना नालायको. यस, एक तो ये मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है. गुस्सा आ जाता है मुझे सुबह सुबह जब मेरा सिस्टम नहीं चलता है. यस, आप लोग को भी गुस्सा आता है बेटा जब आप लोग का सिस्टम नहीं चलता है. बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मैं तो लाल पीली हो जाती हूँ. यस, तो यहाँ पे आई कैन सी. होने दो 1000 बच्चे होने दो. यस, होने दो. आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करके ही भेजूंगी, चिंता मत करो बच्चों. यस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सिस्टम टू वर्क. तुम्हारी चार्ट्स देखे बिना ना मुझे अधूरा सा लगता है. चलो कोई नहीं, जब सिस्टम काम करेगा. हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं. ऑलरेडी एक दिन की छुट्टी हो चुकी है हमारी. ठीक है, चलो आ जाओ बेटा. अब यहाँ पे हमें करना है वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट. तो वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, जैसे कि वाटर मूवमेंट आखिर कैसे होती है दूर तक. तो जितने भी अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है, जितना भी उसमें हमने देखा है कि जितना भी शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट किसके थ्रू अकम्प्लिश होता है, राइट इन द चैट बॉक्स. ये हम कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है. बट जहां पे हम लॉन्ग टर्म, ठीक है सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे जो वर्ड हम यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं हम ट्रांसलोकेशन. और ट्रांसलोकेशन के लिए हमें वैस्कुलर बंडल्स चाहिए होते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. जो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम. ठीक है, तो आज हम इसी को ही पढ़ने वाले. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. वी लुक दैट हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. हमें पता है जो प्लांट है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और इसी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, यू नीड रूट हेयर. ठीक है, तो इसी को और अच्छे से करने के लिए वी हैव रूट हेयर. और ये रूट हेयर कौन से रीजन ऑफ रूट में प्रेजेंट होता है, टेल मी इन द चैट बॉक्स. दीज रूट हेयर आर प्रेजेंट इन द मैच्योरेशन जोन. कहां पे प्रेजेंट होते हैं किड्स, ये मैच्योरेशन जोन में प्रेजेंट होते हैं. एंड मूव इट इनटू द वास्कुलर टिश्यूज. We now have to try. अब देखो यहां से लेके यहां तक वास्कुलर टिश्यूज तक लाने के लिए देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी. एक होती है एपोप्लास्टिक मूवमेंट और दूसरी होती है हमारी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. कौन सी होती है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. ये दोनों मूवमेंट्स के थ्रू जो पानी जो है वो जाइलम तक पहुंच जाएगा. ठीक है किड्स,
we now have to try and understand how this water is transported to various part of the plants. आखिर ये पानी बाकी हर पार्ट तक कैसे जा पाता है? Water has to be moved up a stem against gravity. पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट भी 10-10 मीटर तक पहुंचाना है. कैसे हम ये कर पाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा रूट प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आज मैं आपसे इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर पूछूंगी. ठीक है, आइए. एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जब भी सॉइल से रूट में हम आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम कैसे करते हैं? एक्टिवली. एक्टिवली का मतलब क्या है? बाय स्पेंडिंग एटीपी. बाय स्पेंडिंग एटीपी. तो जब भी यहां पे हम बना लेते हैं, फटाफट से रूट बना लेते हैं. ये रूट हेयर बना लिया हमने. ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? ग्राउंड बना लिया. यहाँ पे बहुत सारे आयंस हैं जो हमने यहाँ पे बना लिया. अभी आयंस को हमें रूट में एब्जॉर्ब करना है. तो ये एब्जॉर्प्शन हमेशा थ्रू किसके थ्रू होगा? एक्टिवली, यानी बाय स्पेंडिंग एनर्जी into the vascular tissue of the roots. Water follows and increases the pressure inside the xylem. Now what is this line trying to say? ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि आप एक चेंबर में सॉल्ट भर दो, पानी अपने आप चला आएगा. ठीक है, तो यानी कि जो रूट का अंदर का एरिया है, जो रूट के अंदर का एरिया है, वहां पे हमने जबरदस्ती आयंस को एब्जॉर्ब कराया. जब रूट के अंदर हमने आयंस को यहाँ पे बहुत सारा एब्जॉर्ब कराया तो रूट अंदर से क्या हो गई? हाइपरऑस्मोटिक. रूट क्या हो गई बेटा? अंदर से हाइपरटोनिक हो गई. ठीक है, सिंस ये हाइपरटोनिक है तो ये अपनी तरफ क्या खींचेगी? पानी खींचेगी. तो पानी जो है वो अपने आप चला आएगा जैसे जैसे आप सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे. तो यहां पे पानी अंदर आ गया. जैसे ही वाटर अंदर मूव करता है, नाउ द वाटर पोटेंशियल, यानी कि जो भी आपका पोटेंशियल है वो अंदर बढ़ जाएगा. एंड दिस कॉजेज द इंक्रीज इन द रूट प्रेशर. इस तरीके से आपका रूट प्रेशर बढ़ता है. दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर. तो जैसे ही पानी अंदर आ गया फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स, नाउ द रूट्स हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज पॉजिटिव रूट प्रेशर. ठीक है किड्स, now can be responsible for pushing up water to small heights in the stem. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम एक प्लांट बनाएंगे. चलिए, everyone will draw this. ये हमने बना दिया. ये हमने मान लीजिए पत्तियां बना दी. बहुत ही घटिया प्लांट मैम बनाती हुई, मानना पड़ेगा. बहुत ही घटिया सा प्लांट मैम बनाती हुई. चलो अब देख लो इसको. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने सबसे पहले आयंस को एब्जॉर्ब किया एक्टिवली, उसके कारण पानी भी अंदर चला गया. जैसे ही पानी अंदर गया, रूट प्रेशर बिकम्स पॉजिटिव. रूट प्रेशर क्या हो गया किड्स? यहाँ पे आप बनाएंगे रूट प्रेशर नाउ बिकम्स पॉजिटिव. यहाँ रूट प्रेशर पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे पत्तियों में पानी इवेपोरेट हो रहा है. जब पत्तियों से पानी इवेपोरेट होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. तो इस वक्त जो पत्तियां हैं, यानी इस टाइम जो लीफ है, उसमें प्रेशर क्या है? कम है या ज्यादा है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में. इस टाइम पे जो हमारी पत्तियां हैं यहाँ पे, वहां पे पानी का प्रेशर क्या है? पानी का प्रेशर यहाँ पे कम हो चुका है. सिंस यहाँ पे पानी का प्रेशर नेगेटिव है तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? पानी मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. कहां से कहां मूव करेगा किड्स? टेल मी इन द चैट बॉक्स. कम ऑन, पानी कहां से मूव करेगा? फ्रॉम ज्यादा टू कम. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे. वेरी गुड हिमांशी. तो इस तरीके से आपका ट्रांसपिरेशन होता है. ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, ड्यूरिंग समर्स ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है, यानी लीफ ज्यादा प्यासी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ग्रेडियंट बनेगा. यानी बहुत प्यासी है, ये ज्यादा से ज्यादा पानी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस तरीके से जो ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है, दिस कॉजेज द वाटर टू मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, इसी के कारण पानी कहां मूव कर रहा है बच्चों? अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. Now how can we see that root pressure exists? हमें कैसे पता रूट प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? Choose a small soft stemmed plant on a day when there is plenty of atmospheric moisture. Cut the stem horizontally near the base with a sharp blade. Early in the morning, you will soon see drops of solution ooze out of the
cut stem. This comes out due to the positive root pressure. तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो पानी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, विच कैन टेल अस कि हाँ रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है. ठीक है. इफ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू द कट स्टेम as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of exudation and also determine the composition of exudates. ये क्या है, मतलब कि कितना पानी बाहर निकला है वो भी हम मेजर कर सकते हैं अगर वहां पे हम एक रबर स्लीव लगा दे. ठीक है. Effects of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low. Now this is the most important part in this paragraph. ये क्या कहना चाह रहा है, अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे. इवेपोरेशन कम होता है. इवेपोरेशन इन केस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. तो जो ट्रांसपिरेशन है किड्स, ट्रांसपिरेशन का रेट कम होता है ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट. तो दोनों टाइम पे ट्रांसपिरेशन कम है, यानी इवेपोरेशन कम हो रहा है. एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो पानी क्या होता है, सारा का सारा यहां पे कलेक्ट होता जा रहा है अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स. दी स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स आर कॉल्ड एज डैश. यस, बताइए व्हाट आर दी स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड एज हाइडाथॉर्ड्स. क्या कहते हैं बेटा इन्हें, हाइडाथॉर्ड्स. The opening at the base of the veins is called as hydathodes, and the tip of the grass blades and leaves are many herbaceous parts. Such water loss in its liquid phase is known as guttation. तो guttation एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या हो रहा है, पत्तियों के जो वेन्स है उसके लास्ट में हाइडाथॉर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स, वहां से ड्रॉपलेट की फॉर्म में पानी निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि पानी इवेपोरेट नहीं कर रहा है. ठीक है. क्या है इसका देसी मतलब, ये आपकी पत्ती है बच्चों, ये आपकी सेंट्रल वेन है मिड रिब. ठीक है. ये आपकी पेरिफेरल है. ऐसे ही होता है ये स्ट्रक्चर. ठीक है. अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे इवेपोरेशन जो है कम हो रहा है. इवेपोरेशन क्या है, लेस है. सिंस इवेपोरेशन पानी धुएं की फॉर्म में नहीं उड़ रहा है तो पानी तो नीचे से आ रहा है, पानी तो नीचे से आ रहा है. वाटर इज कमिंग. Since water is coming but धुआं नहीं हो रहा है तो it comes in the form of a water droplet. तो when it comes in the form of water droplet, that phenomena is called as guttation. देखा बेटा, समझ में आया सबको? Done. अब आते हैं यहाँ पे. Root pressure can at best only provide a modest push in the overall process of water transport. हमने इतना सब पढ़ा, हमें क्या पता चला कि ये तो एक छोटा सा पुश है, ये तो ज्यादा खतरनाक पुश है ही नहीं, इस पे तो पूरा प्रोसेस डिपेंडेंट है ही नहीं. ठीक है. दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द वाटर मूवमेंट ऑफ टॉल ट्रीज. तो ये क्या है, जो रूट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट अभी हम तुम्हें पूरा पढ़ाए हैं, ये तो मेजर रोल प्ले कर ही नहीं रहा है. द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, नाउ इंपॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem which often break under the enormous tension created by transpiration. अब होता क्या है, रूट प्रेशर का एक ही काम है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो पानी का होता रहना चाहिए. पानी उड़ रहा है, नीचे से पानी आता जा रहा है. ठीक है. उड़ रहा है, नीचे से पानी आता जा रहा है. दिस कॉन्टिन्यूटी इज मेंटेन्ड बाय रूट प्रेशर बट इट डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. Root pressure does not account for the majority of water transport. Most plants meet their need by transpiratory pull. तो यानी कि अब जो मेजर प्रोसेस है वो कौन सा है, ट्रांसपिरेटरी पुल. वहीं पे जो माइनर रोल प्ले करता है वो कौन सा है आपका, रूट प्रेशर. तो दिस प्लेज अ माइनर रोल. किड्स समझ में आ रहा है इतना सबको, इतना समझ में आ रहा है? आराम आराम से आज मैं पढ़ाऊंगी. आई एम नॉट दैट गुड. ठीक है. तो आज मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, बट आप मुझे जरूर बता सकते हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल. नाउ ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन है क्या, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है, उतना ज्यादा पानी जो लीफ के अंदर है भाप बन के एनवायरमेंट में उड़ जाएगा. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो यानी कि मॉइस्चर कंडीशन जो है काफी हद तक आपके प्लांट्स भी रिस्पॉन्सिबल है उन्हें बनाने के लिए. ठीक है. डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ हार्ट, इनके पास दिल नहीं होता है बच्चों, और सर्कुलेटरी सिस्टम, ना ही इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है. द फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स कैन बी अचीव फेयरली हाई रेट्स. फिर भी काम हो रहा है कैसे, ठीक है, चलिए देखते हैं. नाउ अप टू 15 मीटर्स पर आवर, यानी 15. इनके पास तो मोटर लगी है बेटा, जो तुम मोटर लगाते हो जो अक्सर चोरी हो जाती है. मैडम मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी मोटर ना घर के बाहर मत लगाना.
चोरी हो जाएगी। आजकल बहुत सिस्टम चल रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो बेटा यहाँ पे देखो इनके पास मोटर भी नहीं है, तब भी इतनी दूर दूर तक पानी भेज पा रहे, कैसे? चलो देखते हैं इधर, ठीक है। How is this movement accomplished? A long-standing question is whether water is pushed or pulled through the plant. अब यहाँ पे ये क्या है, नीचे से पानी पुश किया जा रहा है या ऊपर वाला पानी खींच रहा है? पहले तो यही बता दो। मोटर का काम है कि पानी को ऊपर चढ़ाना, यानी मोटर क्या कर रही है, पुश कर रही है, पुल कर रही है? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, दिमाग लगाओ। जो घर की मोटर है वो पानी को पुश करती है या ऊपर से पानी पुल हो रहा है? ऑफ कोर्स बेटा वो पुश करती है, ठीक है। वो क्या करती है, पुश करती है। वहीं पे जो बोरिंग वाली मोटर है वो ग्राउंड से पानी ऊपर खींच रही है, तो बोरिंग वाली मशीन क्या है, पुल करती है पानी, जबकि जो एमसीडी वाली मोटर है वो पानी को पुश करती है। आ रहा है नहीं आ रहा आपको कॉन्सेप्ट समझ में? देखो ध्यान से देखिए, जो एमसीडी वाली है मोटर वो पानी को ऊपर चढ़ा रही है तो पुश कर रही है, वहीं पे जो बोरिंग वाली है, ठीक है, जो ग्राउंड से पानी निकाल रही है वो नीचे से पानी निकाल रही है, तो ये क्या हो रही है, पुल हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब प्लांट के केस में पुश हो रहा है या पुल हो रहा है हमको नहीं पता, क्योंकि हमें इसकी मोटर के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। थ्रू द प्लांट मोस्ट रिसर्चर्स अग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड। जो मैक्सिमम रिसर्चर है वो कहते हैं कि बोरिंग की मशीन की तरह काम करता है, यानी कि पानी को खींचता है, ठीक है, through the plant, and that the driving force for this process is transpiration. तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि पत्ती पानी बुलाती है और पानी वहां जाता है। पत्ती ने पानी उड़ाया, पानी खींचा चला आया। पत्ती ने पानी उड़ाया, पानी खींचा चला आया, यानी कि जितना तेज ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा पुल होगा पानी, ठीक है बच्चों, उतना ज्यादा पुल होगा पानी। This is referred to as cohesion, tension, transpiration, pull model of water transport. इसे हम क्या कहेंगे, cohesion, tension, transpiration, pull of water. चलिए आप आइए देखिए यहाँ पे पत्तियां हैं। चलिए एक बगीचा बनाएंगे सब अपनी नोटबुक में। बना रहे हैं सब बगीचा? ये देखिए, चलो ये बगीचा हमने बनाया। अब यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, पानी हवा में उड़ रहा है। जितना पानी हवा में उड़ रहा है उतना ज्यादा पत्ती प्यासी हो रही है, ठीक है। पत्ती क्या हो गई, प्यासी। लीफ इज थर्स्टी। सिंस ये थर्स्टी है तो ये पानी को अपनी तरफ नीचे से ऊपर खींच रही है, तो सिंस ये ऊपर खींच रही है, दिस वुड बी कॉल्ड एज पुल। This would be called as what बच्चों? This would be called as pull. तो यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, पुल है, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, water is transient in plants, ठीक है। Less than 1% of the water reaching the leaf is used in photosynthesis and plant growth. तो जितना भी पानी यहाँ पे पहुंच रहा है सिर्फ उसका 1% इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द 100% water, only 1% is used for the major process like photosynthesis and plant growth. फोटोसिंथेसिस में पानी का क्या रोल है, किसी ने मुझे चैट बॉक्स में बताया नहीं आज, भाई कोई मुझे बताया ही नहीं। यस बताइए जल्दी से, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में पानी का क्या रोल था? यस जल्दी से बताइए। यहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और उसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से O2 बाहर निकलती है, कहां पे, एटमॉस्फेयर में। और इस फोटोलिसिस के लिए जो हमें एक कोफैक्टर की जरूरत होती है वो कौन सा होता है, मैंगनीज। कौन सा होता है, मैंगनीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स। अगर स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा आपके डाइकॉट्स में भी होते हैं, आपके मोनोकॉट्स में भी होते हैं। जो आपके डाइकॉट्स वाले होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी बीन शेप्ड होते हैं। क्या शेप्ड है किड्स, इसका बीन शेप्ड है। वहीं पे जो मोनोकॉट्स वाले स्टोमाटा होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, डम्बेल शेप्ड, इस तरीके से डम्बेल शेप, ठीक है। सो दिस वुड बी द शेप ऑफ स्टोमाटा इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, डम्बेल शेप्ड, डम्बल शेप्ड, ठीक है। यस तो ये हो गए हमारे स्टोमाटास, और स्टोमाटास आर द प्राइमरी साइट फॉर द लॉस ऑफ वाटर, दैट इज ट्रांसपिरेशन. This water loss is known as transpiration. So the majority of the water pull is created by transpiration, and transpiration occurs maximum during summers or winters. In the chat box, ठीक है, in the chat box.
So this process transpiration occurs maximum during summers. During summers, बिल्कुल सबसे ज्यादा पानी लॉस होगा ड्यूरिंग समर्स, इसलिए समर आते ही आपको पेड़ों को 2 बार पानी जरूर देना चाहिए. ठीक है. यू हैव स्टडीड ट्रांसपिरेशन इन एन अर्लियर क्लास बाय एनक्लोजिंग अ हेल्दी plant in polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag. You could also study water loss from the leaf using cobalt chloride paper. Now बेटा यहां से 2 क्वेश्चन मैम बना सकती हैं. यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. Can transpiration be measured? Tell me answers in the chat box. सौरभ जल्दी बता बेटा. यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे Can transpiration be measured? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? इस पैराग्राफ को पढ़िए और आंसर बताइए. वहां पे पढ़िए और बताइए वहां पे. You could also study water loss from the leaf using cobalt chloride paper which turns color on absorbing water. ठीक है, तो ये क्या हो गया? यस, हम मेजर कर सकते हैं. सेकंड, can you differentiate between normal water and transpiring water? Next question, can you differentiate between normal water and transpiring water? मान लीजिए कि मैंने आपको 2 बीकर दे दिए. ठीक है, मैंने आपको 2 बीकर दिए. मैंने कहा पहचान कौन ट्रांसपायरिंग वाटर है. मैंने कहा पहचान कौन आपका. अरे यार मैम ये क्या करा रहे हो, पानी तो पानी होता है ना. तो इसका आंसर क्या कह रहे बच्चे? क्या कह रहे बच्चे? यस कह रहे बच्चे. और बच्चे मेरे बिल्कुल ठीक है. ठीक है, बच्चे मेरे बिल्कुल ठीक है. यस. अब आप कहेंगे मैम कैसे? तो कैसे का जवाब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बिल्कुल कड़े शब्दों में दिया है बच्चों. बाय यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. तो ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ट्रांसपायरिंग वाटर के साथ मिलते ही कलर चेंज कर देगा. जैसे वो कलर चेंज कर देगा आप कहेंगे अजी मैम यही ट्रांसपायरिंग वाटर है. ठीक है. सो यस, बाय यूजिंग cobalt chloride paper. Okay kids, क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? इस पैराग्राफ से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है. सारे मॉड्यूल लवर्स यहां से इसे पढ़ सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट. क्योंकि जितना भी ट्रांसपायरिंग वाटर है उसमें मिनरल्स नहीं होंगे. आपको ये समझना होगा मिनरल्स सारा प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है. नाउ इट इज द ओनली H2O व्हिच इज गोइंग आउट. इट इज विदाउट मिनरल्स. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन. अब इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर हो क्या रहा है. ठीक है, आ जाओ बेटा. ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है? एक इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है बाय प्लांट्स. It occurs mainly through the stomata in the leaves. Besides the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen, carbon dioxide in the leaf also occurs through pores called stomata. तो basically यहाँ पे stomata के main function बताए हैं. चलिए बेटा जल्दी से बताइए what are the major function of stomata? अगर stomata की बात करें तो सबसे पहले evaporation of water, ये पहला function बताया एनसीईआरटी ने. दूसरा function क्या बताया? Exchange of gases like oxygen and carbon dioxide. ये 2 फंक्शन एनसीईआरटी ने हमें बताए हैं. ठीक है. नॉर्मली स्टोमाटा ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. इसका ऑपोजिट केस का कोई एग्जांपल मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? यस, वैसे हमें पता है कि जो स्टोमाटा होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं. बट कुछ ऐसे प्लांट्स है लाइक ज़ीरोफिटिक प्लांट्स. कैसे प्लांट्स? रिपीट आफ्टर मी. मानसी बातें नहीं चैट बॉक्स में बेटा, अच्छा लेक्चर चल रहा है, आराम से पढ़ेंगे. तो यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे किड्स, क्या एग्जाम्पल है? ज़ीरोफिटिक. ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक साइकिल चलती है कैम क्रोस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. इनमें एक स्पेशल साइकिल है जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कैम. और ये जो कैम साइकिल है, ये वाली जो साइकिल है, इसमें जो स्टोमाटास होते हैं वो खुलते कब है? रात्रि के समय. सो स्टोमाटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आप छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट में.
The immediate cause of the opening or closing of the stomata is a change in the turgidity of the guard cell. तो यानी जो मैम ने ये वाले सेल बनाए किडनी शेप सेल्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? गार्ड सेल्स। और जब इनकी टर्जिडिटी चेंज होती है, जब इनकी टर्जिडिटी चेंज होती है, तभी ये ओपन या क्लोज होता है। अब ओपन के टाइम पे टर्जिडिटी ज्यादा है या कम है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। यस बच्चों, देखो ये हाथ है, ऐसे खोलते हो ना तुम लोग, when you make your muscles turgid, जब आप मसल्स को ऐसे स्ट्रेच करते हो। देखो आप जिम जा रहे हो, मान लो हमारे पास रितिका है और हमारे पास रूपल है, ठीक है, दोनों गए जिम और दोनों जाके ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? आपने ऐसे टाइट भी किया और खोल भी दिया अपने आर्म्स को। तो जब टर्जिडिटी ज्यादा होगी तो स्टोमाटा ओपन करेगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो जब जब टर्जिडिटी ज्यादा होगी तब तब आपका स्टोमाटा ओपन करेगा, ठीक है बच्चों। जब जब आपकी टर्जिडिटी कम है तब तब आपका स्टोमाटा क्लोज्ड रहेगा। इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। The inner wall of each guard cell towards a pore or stomatal aperture is thick and elastic. तो जो अंदर वाला साइड है, ये वाला जो साइड है स्टोमाटा का, ये वाला जो हम गोल्डन से बना रही है, ये क्या थिक होता है एंड इलास्टिक होता है। थिक होता है और इलास्टिक होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। When turgidity increases, वही पॉइंट जो अभी हमने किया था, है ना? यस, फिर से करना मैम नैन्सी। अच्छा अभी बताती हूँ, इस संडे भी तुम्हारी क्लास होगी क्योंकि कल छुट्टी ले ली मैम ने अपनी तबीयत के कारण, तो तुम्हारी इस संडे क्लास हो जाएगी। टॉर्चर तुम ही सहोगे। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस, वहां पे हमने लिखा है जब टर्जिडिटी इंक्रीज करती है, टर्जिडिटी इंक्रीज कर रही है तो टर्गर प्रेशर क्या है बताना जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। अगर टर्जिडिटी इंक्रीज कर रही है तो यानी टर्गर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। अगर टर्गर प्रेशर ज्यादा है तो सेल प्यासा है या नहीं है? यस, प्यासा है या नहीं है? तो यहां पे सेल प्यासा नहीं है, थर्स्ट नहीं है, तो यानी कि डीपीडी क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होगा? थर्स्ट कम है, लेस हो जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि जब स्टोमाटा के सेल्स का टर्गर प्रेशर, गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर ज्यादा है, थर्स्ट कम है, उस टाइम पे guard cells flanking each stomatal aperture pore, the thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape. The opening of the stomata is also aided due to the orientation. तो पहली चीज तो यहां पे लिखेंगे, सब नोट्स बनाएंगे यहीं पे, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अगर हमें स्टोमाटा की ओपनिंग करनी है, अगर हमें स्टोमाटा की ओपनिंग करनी है तो हम कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका टर्जिडिटी इंक्रीज करेंगे। वी विल इंक्रीज द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी इंक्रीज करने के लिए हमें टर्गर प्रेशर बढ़ाना होगा। टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब उसकी प्यास कम हो रही है, ये कम हो जाएगा। और अंदर जो सेल वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर का जो सेल सैप है, वैक्यूल सैप है, वो हाइपरटोनिक है या हाइपरटोनिक है? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। बेटा दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो अब ये आपका सेल था, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका पूरा का पूरा सेल सैप है, वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर आपने पानी लेके आना है, तो यानी कि टर्जिडिटी बढ़ेगी। अगर टर्जिडिटी बढ़ानी है तो जो सेल सैप है इस टाइम पे वो क्या होगा? हाइपरटोनिक। क्या होगा वो? हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक तो सबसे पहले सेल सैप हाइपरटोनिक होगा, उसके बाद वो अपनी तरफ पानी खींचेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, उसकी प्यास कम होगी, तभी तो बेटा सेल ओपन होएगा। सब रिलेट कर पा रहे पूरी स्टोरी को? बता दे एक बार चैट बॉक्स में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, तो अब इसको रीड आउट करते हैं एनसीईआरटी में क्या कहता है, आ जाओ। ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल।
सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स किसके बने हैं? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स है, आर ओरिएंटेड रेडियली rather than longitudinally making it easier for the stomata to open. तो जब हमें ओपन करना है स्टोमेटा तो इनका ओरिएंटेशन क्या होगा? रेडियल। किनका? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का, माइक्रोफिब्रिल्स का। अब यही पूरा सिचुएशन ऑपोजिट कर दो तो आपका स्टोमेटा बंद हो जाएगा, तो आपका स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। व्हेन द गार्ड सेल्स लूज टर्गर, अब देखो ये लूज कर रहे टर्गर, लूज टर्गर का मतलब है लेस टर्गर प्रेशर, लेस टर्गर प्रेशर मतलब प्यास बढ़ रही है, डीपीडी ज्यादा हो जाएगा, और जो सेल सैप है, जो सेल सैप है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक, इट बिकम्स हाइपोटोनिक इन नेचर। तो पानी बाहर जाएगा सेल से, तो यानी कि इट विल बिकम श्रिंक। ठीक है, नाउ ड्यू टू द वाटर लॉस द इलास्टिक इनर वॉल रीगेन their original shape, the guard cell become flaccid and the stomata closes। और इस टाइम पे जो फाइबर्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? लॉन्गिट्यूडनल। कैसे अरेंज होंगे वो? लॉन्गिट्यूडनल। बट आपके नोट्स बढ़िया से बन रहे, आई होप ये वाली चीज आपको पूरी क्लियर हो गई हो, कोई भी कंफ्यूजन का पॉइंट ना बचा हो दैट हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए, अगर आपको स्टोमेटा को ओपन करना है तो आपने उसकी टर्जिडिटी बढ़ानी है। टर्जिडिटी कैसे बढ़ेगी? जब उसके अंदर पानी आएगा। पानी तभी आएगा जब सेल अपने में हाइपरटोनिक होगा। ठीक है, और हाइपरटोनिक करने के लिए हम पोटेशियम आयन का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम मैलेट। किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम मैलेट का। ये जितना ज्यादा पोटेशियम मैलेट डिपॉजिट होगा सेल सैप में उतना हाइपरटोनिक होगा, पानी बाहर से आएगा। जैसे ही पानी बाहर से आएगा बेटा, इट विल बिकम स्वेल्ड अप। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मैम फ्लैसिड होगा या आइसोटोनिक नहीं होगा? फ्लैसिड और आइसोटोनिक आर इंटरलिंक्ड बच्चों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यूजुअली द लोअर सर्फेस ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल often dicot leaf has a greater number of stomata, while in isobilateral often monocot leaf they are about equal on both surface। अब देखो ये लाइन बड़ी सिंपल सी है, सिंपल सी लाइन है। डाइकॉट्स की जो पत्ती होती है, डाइकॉट्स की जो लीफ है, उसमें स्टोमेटा कहां ज्यादा प्रेजेंट है? पढ़ो और बताओ। यस फैजल, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे डाइकॉट्स की जो लीफ है उसमें स्टोमेटा लोअर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे ज्यादा है। ठीक है, वहीं पे अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स की जो लीफ है उसमें अपर एंड लोअर दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ स्टोमेटा इक्वल। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग अप बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन कि ट्रांसपिरेशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन, बताओ यार चैट बॉक्स में मैम ने क्या दिया है? एक फिल इन द ब्लैंक दिया है तुमको, बताओ जल्दी से। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। सो बेसिकली टेम्परेचर एंड ट्रांसपिरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं ऐसा वाला सिंबल बना रही हूं, ठीक है, बिल्कुल। लाइट, एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस द ट्रांसपिरेशन, बताओ यार, देन द ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे लाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। लिखा सबने? यस किड्स, चलो इंक्रीजेस यहां पे भी लिख देते हैं ना। ह्यूमिडिटी, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा या नहीं होगा? यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, विंड जितनी तेज बहेगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके चार फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर मैंने प्रोपोर्शनल और ये वाला पूरा लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata। वहीं पे प्लांट के फैक्टर्स में से जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ठीक है,
water status of the plant, canopy structure, etc. The transpiration driven ascent of xylem sap depends only on the following physical properties of water. आखिर क्यों पानी खिंचा चला आ रहा है ना? यस बच्चों, पानी क्यों खिंचा चला आ रहा है? वंशिका बताएगी क्या? चलो मैम बताएगी. कोहेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, सबके साथ होता है. देखिए अब इसका मैंने तुम्हें कल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था, मैं पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम स्कूल की लाइन में जा रहे हैं ग्राउंड तक. ठीक है, जब हम ग्राउंड तक जा रहे हैं बेटा तो हम ऐसे हाथ करके चलते थे ना पहले, ऐसे. ठीक है, एक के पीछे एक हाथ. ये क्या है? कोहेशन. तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपस में चिपक के चलते हैं. दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ योर वाटर मॉलिक्यूल्स. वहीं एडहेसिव फोर्स कौन सी है? अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस सच एज द सर्फेस ऑफ ट्रेचरी एलिमेंट्स. तो जितने भी आपके ट्रेचरी एलिमेंट्स है उन सब से चिपक के चलता है, यानी दीवारों से भी चिपक के चलता है. कौन? पानी. ठीक है, कौन? पानी. सरफेस टेंशन, water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than in the gaseous phase. तो अगर liquid होगा तो ज्यादा चिपकेंगे, gases में होगा तो कम चिपकेंगे. ठीक है, तो these are the three properties of water. So ये क्या है? Three properties of water which leads to the ascent of xylem sap. ठीक है, अब आते हैं next. These properties give water high tensile strength. ये पानी को क्या देते हैं बेटा? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं. एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलैरिटी, दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स. तो बेसिकली जितनी भी आपकी तीन प्रॉपर्टीज है, ये क्या कह रहा है? अगर पानी को आप, अरे चलो इसका एग्जाम्पल तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताते हैं. ठीक है, पता नहीं पहले बताया नहीं बताया, बट तुम्हें बहुत बढ़िया बताती हूँ. हम नहीं बोलूंगी मैं इंग्लिश, आती नहीं बेटा, नहीं आती मैम को इंग्लिश. जबरदस्ती है क्या? नहीं आती इंग्लिश? क्या कैसे पढ़ाएं? नहीं आती इंग्लिश हमको, नहीं आती. बोलो क्या करें? नहीं आती इंग्लिश, जबरदस्ती पढ़ाएं? कैसे? आती ही नहीं. आगे हमें पढ़ा दो पहले इंग्लिश. यस, आ दो पहले हमें बता दो इंग्लिश. यस, आती ही नहीं बेटा, क्या करें? ऐसे करोगे हम मैम के साथ? चलो बेटा, अब यहाँ पे तुम्हें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताती हूँ. बाइक वाले कभी भी 100 से ज्यादा पेट्रोल नहीं भरवाते. तुम्हें पता है बेटा क्यों? चोरी हो जाता है उनका. मैं आपको बताती हूँ कैसे. ये बाइक खड़ी है, ये खड़ी है R15. हाँ, ऐसी कोई बाइक थी R15. ठीक है, बहुत बढ़िया महंगी बाइक है. वो बेचारा आज ही लेकर आया और 500 का पेट्रोल भरवा दिया. ठीक है, 500 पेट्रोल भरवा दिया. यहीं पे हमारी स्प्लेंडर प्लस खड़ी है. ठीक है, वहां पे 50 से ऊपर कभी पेट्रोल डाला नहीं, खत्म हो गया पेट्रोल. अब क्या करेंगे? एक छोटा सा पाइप लेके आएंगे. पाइप रखते हैं. अब उसकी टंकी, हमारी टंकी, पाइप लगा दिए और ऐसे कर दो, बस वो सीधा पेट्रोल इधर आना शुरू हो जाएगा. सो फ्रॉम R115 टू स्प्लेंडर प्लस द पेट्रोल ट्रेवल्स. ठीक है, कैसे? मैं बताती हूँ आपको. बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी एक्शन. ये कैपिलैरिटी एक्शन है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है. ठीक है, क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स इन द थिन ट्यूब्स. ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इसकी यूज करेंगे. अब आ गया होगा मुझे लगता है समझ में. बिल्कुल, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा. बिल्कुल. The process of photosynthesis require water. The system of xylem vessel from the root to the leaf vein can supply the needed water. But what force does a plant use to move water molecules into the leaf parenchymal cells where they are needed? As water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cell is continuous, it results in pulling of water. तो जैसे ही स्टोमाटा से पानी उड़ता है, ये आगे की पाइप से पानी खींचता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द सबस्ट्रोमाटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग एयर. This creates a pull. तो बेसिकली लीफ के अंदर पानी ज्यादा, एटमॉस्फेयर में कम है, इसलिए द वाटर वेपर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर एरिया. ठीक है, बिल्कुल. Now the measurement reveals that the forces generated by transpiration can create a pressure sufficient to lift a xylem seized column to water over 130 meters high. So basically the main force which leads to the ascent of water is your transpiration pull. वो होता है बेटा आपका ट्रांसपिरेशन पुल. यही आपको याद रखना है. ये रहा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. ट्रांसपिरेशन इन फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज तो आप बहुत करते हैं जिंदगी में.
है ना, करते हैं नहीं करते हैं, बता दो नैन्सी, हिमांशी, राजनंदनी, किटकैट, ऋष, साक्षी। तो बेटा आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो रहा है। अक्सर कॉम्प्रोमाइज स्कूल के पीछे वाले गेट पे बहुत होते हैं, तुम देखना 3-4 वहां से लौंडे आ जाएंगे छोटे छोटे से, 3 शर्ट के बटन खोल के, 3-4 वहां से आ जाएंगे शर्ट के बटन खोल के 2-3, और ये क्या बे, ठीक है। फिर बाद में देखना कि एक की भेलपूरी 5 रुपए की सब मिलके खा रहे होंगे, पैसे होते ही नहीं किसी के पास, 5 रुपए भी जुगाड़ेंगे कि भैया आज फ्री में खिला ले, कल पैसे दे दूंगा। तो वही वाला कॉम्प्रोमाइज आज हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस, ट्रांसपिरेशन का एक पर्पस नहीं है, इससे ज्यादा भी है, ठीक है, बिल्कुल। क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है। तो एक तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कर रहा है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। दूसरा, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी प्रोवाइड करता है जिससे फोटोलिसिस होता है और इसी से ही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जाती है। ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हर पार्ट को मिनरल प्रोवाइड करता है जिससे पत्तियां हरी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, पत्तियां हरी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। नाउ cools leaf surface sometime 10 to 15 डिग्री by evaporative cooling, तो पत्तियों को ठंडा रखने का भी काम इसका होता है, यानी कूलर की तरह भी काम करता है। Maintains the shape and structure of the plant by keeping cells turgid, तो जितना ज्यादा सेल्स, अब देखो तुमने कभी मायूस पत्ती देखी है, मायूस पत्ती, हैव यू सीन मायूस पत्ती? अब आप क्या करना, पेड़ को 2 दिन पानी में देना, पत्ती मायूस हो जाएगी ऐसे, जैसे पेड़ को पानी दोगे पत्ती वापस से ऐसे, यस। तो मायूस पत्ती क्यों है, क्योंकि उसकी टर्जिडिटी कम हो गई, क्योंकि उसके पास पानी कम था। जैसे उसके अंदर पानी भर दोगे उसकी शेप वापस आ जाएगी और वो कहेगी मैं हरियाली पत्ती हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें करता है ट्रांसपिरेशन, दीज आर द ऑल द फायदास दैट यू गेट थ्रू ट्रांसपिरेशन। एंड एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक्टिव है। प्लांट हैज एन इनसेशिएबल नीड फॉर वाटर, इनसेशिएबल नीड मतलब उसे पानी चाहिए चाहिए, पानी 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 पानी, इनसेशिएबल का मतलब, ठीक है, यस, उसे इसके बिना ये रह नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल। Now photosynthesis is limited by available water which can be swiftly dependent by transpiration, अगर ट्रांसपिरेशन होगा पानी ऊपर चढ़ेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, तभी आपकी पत्तियां भी हरी रहेंगी। The humidity of rainforest is largely due to this vast cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil, तो जितने भी आपके रेन फॉरेस्ट है वो सब ह्यूमिड होते हैं, वहां जाएंगे तो आपको पसीने आएंगे, जितने ऑयली स्किन वाले हैं, अगर ह्यूमिडिटी आती है ऑयली स्किन वालों को सबसे पहले रोना होता है, ऑयल आने लगता है उनको। तो बेटा मैंने आपको हमेशा बताया मुल्तानी मिट्टी लगाया करो, ये ऑयल चला जाएगा, ठीक है, फिर तुम्हारे सारे रिश्ते पक्के हो जाएंगे जिंदगी के। द एवोल्यूशन ऑफ द C4 फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, C4 कौन से होते हैं, मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स, जल्दी बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में, कम ऑन किड्स, यस कम ऑन किड्स। तो अगर आप यहाँ पे देखिए जितने भी C4 प्लांट्स हैं ये आपके मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट्स, एंड दे आर एवोल्यूशनरी एडवांस, ये एवोल्यूशनरी एडवांस होते हैं, दे आर एवोल्यूशनरी एडवांस। इसी के साथ साथ इनके पास एक तरह की अलग सी क्या होती है, एनाटॉमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रैंस एनाटॉमी, क्या कहते हैं, क्रैंस एनाटॉमी। पढ़ेंगे इसको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। The C4 photosynthetic plant is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing water loss, ठीक है। अब ये क्या है, ये बड़ी तगड़े प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स सबसे ज्यादा CO2 यूज करेंगे और सबसे कम पानी खर्च करेंगे, यानी प्रोडक्शन ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम। तो यहाँ पे इनपुट कम है पानी का बट प्रोडक्शन ज्यादा है, यही तो सबको चाहिए होता है बेटा, प्लांट्स भी ऐसे हो गए हैं। So plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon. However, a C4 plant loses only half as much water as a C3 plant for the same amount of CO2 fixed. तो यहाँ पे better कौन से है? The C4 plants, since they are more evolutionary evolved, they are less dependent on water needs. तो ये कम पानी में भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ज्यादा आपको अमाउंट ऑफ शुगर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना बेटा इस चैप्टर का, हाँ लास्ट टॉपिक है ये वाला। चलो बेटा अब ये वाला करेंगे टॉपिक, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, ये करना है ना हमको, देख लो एक बार कुछ छूट तो नहीं गया है, नहीं यहां से करना है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, हाँ यहां से हमको करना है। चलिए बेटा, मैम C3 कौन से, सारे डाइकॉट्स, सारे डाइकॉट्स, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ,
1 बजे कहाँ आएंगे? 1 बजे कहाँ आएंगे? मैम एक पैराग्राफ स्किप हो गया। ओए होए, ये तो रहा अपटेक वाला, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, ये नहीं है पैराग्राफ। ओए होए, ये गलत हो गया, यही तो है। चलो स्पेशल पे आ जाना 1 बजे उड़ के। Plants obtain their CO2, carbon, and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. However, their remaining nutrition requirements are obtained from mineral and water from hydrogen in the soil. चलो अब देखते हैं यहाँ पे अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, कैसे अपटेक होता है मिनरल आयंस का, ठीक है। Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by the roots. सारे minerals passively absorb नहीं होते, पहली चीज। Two factors account for this. Minerals are present in the soil as charged particles which cannot move across cell membrane. क्यों नहीं मूव कर पा रहा? क्योंकि वो चार्ज्ड है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला रीजन दैट व्हाई वन आयन इज नॉट एबल टू मूव इनटू रूट इज क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं? वो चार्ज्ड होते हैं। दूसरा रीजन क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट। दूसरा क्या है? मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन रूट में है वो ज्यादा एज कंपेयर टू मिनरल इन द सॉइल। तो बेटा यहाँ पे तो उल्टा केस हो गया, हायर टू लोअर, यानी रूट से बाहर जाना चाहिए सॉइल में, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है मेन अपटेक में। पहला कि वो चार्ज आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दूसरा द अमाउंट ऑफ मिनरल इज मोर इन द रूट एज कंपेयर टू सॉइल। तो अब इन सारी मुश्किलों के बाद हम क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जब हम हायर टू लोअर मूव करते हैं तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स हम करेंगे। देयरफॉर मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट बाय active absorption in the cytoplasm of epidermal cells. कहां पे absorb हो रहे हैं kids? Epidermal cells में। This needs energy in the form of ATP. The active uptake of iron is partly responsible for the water potential gradient in roots and therefore for the uptake of water by osmosis. Some ions also move into the epidermal cells passively. Now this line, we have already discussed this line. ये repeated line है NCERT की, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। पहली चीज, ये आपकी रूट है, ये रूट है, ये सारी आपकी सॉइल है, दिस इज ऑल सॉइल। सॉइल के अंदर ये चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है व्हाई दिस कैन नॉट मूव इनटू द रूट्स इज बिकॉज दे आर प्रेजेंट, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन चार्ज्ड फॉर्म, इन चार्ज्ड फॉर्म, चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा रीजन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आर मोर इन रूट्स एज कंपेयर टू सॉइल, एज कंपेयर टू सॉइल। तो इसके कारण अब भी हमें इसको यहां से यहां करना है, तो हमें एटीपी खर्च करना होगा। तो एटीपी हमने खर्च किया। नाउ ऑल द आयंस आर इन रूट्स, सारे आयंस रूट में हैं। रूट बिकम्स हाइपरटोनिक इन नेचर, इट बिकम्स हाइपरटोनिक इन नेचर। सिंस इट बिकम्स हाइपरटोनिक इन नेचर, इट विल नाउ अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर। जितना पानी अंदर आएगा इट विल क्रिएट पॉजिटिव रूट प्रेशर। यही लाइन वापस से रिपीट की है एनसीईआरटी, पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था, ठीक है। और ये किन सेल्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा? एवरीथिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम कहां पे थे? यहां ions are absorbed from the soil by the both passive and active transport. Specific protein in the membrane of root hair cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm of epidermal cell. Like all cells, the endodermal cells have many transport protein embedded in their plasma membrane. They let some solute across the membrane, but not others. Transport protein of endodermal cells are control points where a plant adjusts the quantity and types of solute that reach the xylem. तो basically endodermal cells वो cells हैं जिनके जो pumps हैं वो ensure करते हैं कौन सी चीज xylem के sap में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, ठीक है। Note that the root endodermis, because of the layer of suberin, has the ability to actively transport ion in one direction only, ठीक है। समझ में आया बेटा सबको? एक बार जल्दी से मैम को चैट बॉक्स में बता दो। यस किड्स, आगे सबको समझ में? चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, ये अब हमें करना है। अब हमने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब इसे हम ऊपर तक कैसे पहुंचाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो हमको पढ़ना है।
after the ions have reached xylem through active or passive uptake or a combination of the two, their further transport of the stem to all parts of the plant is through the transpiration stream. तो यानी एक बार एब्जॉर्प्शन के बाद अगर प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाना है तो आपको ट्रांसपिरेशन यूज करना पड़ेगा. द चीफ सिंक द एरिया डेफिशिएंट ऑफ मिनरल्स, उसको हम कहेंगे सिंक. समझ में आया? What is the sink बच्चों? What is the sink? Sink is an area जिसको कमी है किसकी? मिनरल्स की. For the mineral elements are the growing regions of the plant. तो जितने भी प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स हैं उन सबको मिनरल्स की जरूरत है. जैसे कि आपके एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स एंड द स्टोरेज ऑर्गन, ये सब के सब एक्ट एज सिंक फॉर मिनरल आयंस. Unloading of mineral ions occur at the fine veins ending through diffusion and active uptake by these cells. ठीक है? Mineral ions are frequently remobilized. अब देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, remobilized. क्या होता है ये देखते हैं. Let's see. Particularly from older to senescent part. Senescent part. Older dying leaf export much of the mineral content to younger leaves. ये वाले कौन से होते हैं? जो एलिमेंट्स, अब यहां पे देखना मिनरल न्यूट्रिशन वाला पॉइंट भी यहीं कवर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का. जितने भी आपके ओल्डर पार्ट्स है वो जाने से पहले अपना सब कुछ दे जाते हैं, है ना? सही बात है. जितने भी हमारे नए बच्चे हैं जो हम कमाते हैं अपने जीवन के कार्यकाल में, सब उनको दे जाते हैं. यही चीज यहाँ पे हो रही है. जितना इनके पास मिनरल था वो सब यंगर को दे गए. तो जितने भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, ऑल डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर्स in older leaves, सारे older leaves में अपीयर करते हैं. ठीक है? क्यों अपीयर करते हैं? क्योंकि जो एलिमेंट ओल्ड से यंग पे चला जा रहा है उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मोबाइल एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स? मोबाइल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन. Similarly, before leaf fall in deciduous plant, minerals are removed to the other parts. एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस. सबसे ज्यादा मोबिलाइज कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम. ठीक है? तो ये वाले जितने भी है सबके सब मोबाइल एलिमेंट्स है. सल्फर का क्या है क्या नहीं है ये तो एनसीईआरटी भी नहीं जानती. ठीक है बच्चों? सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज्ड. सो कैल्शियम बिकम्स इमोबाइल एलिमेंट. तो जो इसके सिम्टम्स है, इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं करते हैं. तो यहाँ पे बेटा आपको एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. जितने भी मोबाइल एलिमेंट्स हैं उनके जो सिम्टम्स होंगे वो ओल्डर लीव्स में आएंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल एलिमेंट्स है ओल्ड से यंग में चले जाते हैं. बट सिंस कैल्शियम इज इमोबाइल एलिमेंट तो वो वहीं पे रहता है, वो मोबिलाइज नहीं करता है. तो यंग लीव्स में सिम्टम्स पहले देखेंगे बजाय ओल्डर लीव्स के. ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए. एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्सक्यूडेट्स show that though some of the nitrogen travel as an inorganic ions, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं? इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में. Much of it is carried in the organic form as amino acids and related compounds. तो नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में दोनों में ही ट्रैवल करती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बट ऑर्गेनिक ज्यादा अमाउंट में एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक. ठीक है? नाउ सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ पीएनएस, phosphorus and sulfur are carried as organic compounds. तो जो आपके phosphorus और sulfur है वो दोनों सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रैवल करेंगे. इन एडिशन स्मॉल अमाउंट of exchange of material does take place between xylem and phloem. Hence, it is not we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transports only organic material. तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि phloem में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज जाती है या xylem में सिर्फ इनऑर्गेनिक. दोनों हो सकता है. It can be both ways. ठीक है बच्चों? जल्दी से आप सब बच्चे एक बार पानी पिएंगे. वाटर ब्रेक. Drink water बच्चों before we complete the chapter today, and tomorrow we are having mineral nutrition. Tomorrow we are having mineral nutrition chapter. मैम नेक्स्ट चैप्टर में सल्फर इमोबाइल दिया बेटा. अंकिता, I also know.
अब मैं क्या करूं, एनसीईआरटी पढ़ाना छोड़ तो नहीं सकती ना बेटा, दुखड़े भी तो इतने हैं जिंदगी में। बेटा आई रियली डोंट नो इंग्लिश गायत्री, आई डोंट नो इंग्लिश। अब मुझसे ये मत कहना मैम एक इंग्लिश का भी बैच शुरू कर दो और एक हिंदी मीडियम का भी बैच शुरू कर दो बेटा। लटक जाएगी तुम्हारी जीज को। यस बच्चों, इतना ना हो पाएगा बच्चों, बस इतना हिम्मत है जितना पढ़ा पा रहे हैं। मैम अनीश को ब्लॉक करो, क्यों, उसने क्या कर दिया, गंद बक दिया उसने क्लास में है? कोई नहीं ना बेटा, मेरा दिमाग ही नहीं है तुम्हारी चैट्स पे, मैं सच बताऊं तो आज जितनी हिम्मत थी वो पढ़ाने में यूटिलाइज हो रही है। यू ऑलवेज यूज योर एनर्जीज अकॉर्डिंगली, है ना? तो अकॉर्डिंगली मेरी एनर्जी सिर्फ पढ़ाने में जानी चाहिए, ना कि तुम्हारी चैट्स को एंटरटेन करने में। अरे गाली दे रहा है, अपने लिए दे रहा है यार, तुम्हें क्या करना। अच्छा उसने गाली फेंकी, तुमने पकड़ ली, मैं तुम्हें इतना सारा ज्ञान फेंकती हूँ ये तो तुम पकड़ते नहीं हो। उसने गाली फेंकी वो तुमने पकड़ ली, मतलब इतने नकली कैसे हो तुम लोग, तुम पे मुझे गुस्सा आता है। अरे भाई उसने फेंकी गाली, मत कैच करो ना, ऐसे खड़े हो जाओ, बस खत्म, बस। मैम यहाँ पे ज्ञान फेंक रही है, ज्ञान लो ना तुम लोग, तुम क्यों कलेक्ट कर रहे हो, वो फेंक रहा है तुम कह रहे हो कैच कैच कैच, डोंट डू दिस बच्चों, तुम भी यार। अरे तुम वो बचपन में नहीं कहते थे सेम टू यू बैक टू यू, कह दो उसको सेम टू यू बैक टू यू, ऐसे ही तो कहते थे लड़कियां, जितनी में मुंह बना बना के बोलती थी, लड़के जाके छेड़ते थे और सेम टू यू बैक टू यू। हाँ बस दो चीजें सीख लेती, क्या दो तुम लोग भी, क्या बच्चों वाली लड़ाइयां करते रहते हो चैट बॉक्स में। चलो आप पढ़ेंगे अब, चलो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम सुक्रोज सोर्स टू सिंक, ठीक है। अब सोर्स क्या है, एरिया रिच इन मनी, यानी कि मम्मी पापा है घर के, पैसे उनके पास, ये तुम हो, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो जब भी पैसे आएंगे मम्मी पापा से तुम्हारी तरफ आएंगे, ये बात तो तुम समझते हो ना बेटा, यही चीज है। सोर्स एरिया रिच इन फूड और रिसोर्सेस, एरिया डेफिशिएंट इन फूड और रिसोर्सेस, ठीक है। तुम क्या हो, सिंक, मम्मी पापा क्या है, मम्मी पापा क्या है, सोर्स, ठीक है भाई। बेटा सल्फर वाला पॉइंट आएगा ही नहीं नीट में वंदिता, क्योंकि फिर तुम बच्चे चिट्ठियां भी तो लिखते हो एनटीए को, एनटीए तुम्हारी चिट्ठियों से बहुत डरता है तुम्हारी एनटीए। चलो बेटा आ जाओ। फूड प्राइमरली सुक्रोज, सबसे पहले सुक्रोज कौन से रिएक्शन से बनता है, पहले जल्दी से चैट बॉक्स में यही बताओ। अगर हम स्टोरी देखें तो जो सुक्रोज है वो डार्क रिएक्शन के दौरान बनता है, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। जिस सेल में ये बनता है उस सेल को हम मीजोफिल सेल कहते हैं। कौन से सेल्स होते हैं वो, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ये हो गया मीजोफिल सेल्स। नाउ इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय द वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम अ सोर्स टू द सिंक। तो यहां पे जो सोर्स है वो पत्तियां हो जाएंगी, लीफ, और ये मान लो कि आपके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गए। तो पत्तियों में सुक्रोज बनता है, वहां से प्लांट के और पार्ट्स में ये जाता है, ठीक है। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच सिंथेसाइजेस द फूड, दैट इज द लीफ, एंड सिंक द पार्ट दैट नीड्स और स्टोर द फूड, उसे हम बोलेंगे सिंक, ठीक है, ये। बट द सोर्स इन द सिंक मे बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन, मैंने आपको बताया था डिपेंडिंग ऑन द सीजन ये रिवर्स भी कर जाते हैं। Since they can reverse, that's why the flow of food is multi-directional. The flow of food is multi-directional. Sugar stored in roots may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of the trees act as sink. तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में रूट्स तो सोर्स बन जाएगा, वहीं पे बर्ड्स क्या बन जाएंगे, सिंक बन जाएंगे, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। Since the source and the sink relationship is variable, the direction of movement in the phloem can be upward to downward, downward to upward, that's why bidirectional. This contrasts with that of the xylem where the movement is always unidirectional because the water always moves from root to other parts of the plant, ठीक है। Now, hence unlike one-way flow of water in transpiration, food and phloem sap can be transported in any required direction. So, there is a source of sugar and a sink able to store or remove the sugar. इतना पैराग्राफ सबको समझ में आया। बेसिकली जो पहला पैराग्राफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सोर्स और सिंक के बारे में बता रहा है। तो सोर्स जहां खाना बनता है, सिंक जहां यूज होता है, ठीक है। ये जो है हर सीजन के हिसाब से बदलते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन।
That's why the phloem sap is said to be bidirectional in movement. Bidirectional in movement. Now, the phloem sap is mainly water and sucrose. तो phloem sap में क्या भरा है बच्चों? Water and sucrose. Sucrose क्या होती है बच्चों? डाइसैकेराइड होती है. ठीक है, क्या होती है? डाइसैकेराइड. नहीं बेटा, मेरे जो वैक्सीन की डेट है वो रीस्केड्यूल हो गई अपने आप. इट इज रीस्केड्यूल टू 14th May सुबह 9 बजे. कल रमन विल बी वैक्सीनेटेड. He has got an appointment for that, and for my vaccination I've got an appointment for 14th. तो भगवान का अगर रहा कि मेरी हालत ठीक रही तो classes will continue. Otherwise I'll take 1 or 2 days off according to the health condition. ठीक है, but I'm telling you in advance कि 14th को मेरा डेट है उसका वैक्सीनेशन का. Let's see what happens. ठीक है, कल भी सुबह I'll go to the hospital to get Raman vaccinated. ठीक है. So phloem sap is mainly water and sucrose. तो अगर सुक्रोज की बात करें तो ये क्या है? ये एक डाइसैकेराइड है. आप भी बेटा अपने घर में सबको प्लीज बोलिए कि टू गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट यू नो द एंटायर नेशन कैन बी फ्री फ्रॉम दिस यू नो chaotic disease, contagious disease. Disaccharide, it is made up of girlfriend glucose plus fructose. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होता है दैट इज अल्फा 1 बीटा 2. अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज होता है. एंड दिस सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट. तो अब आते हैं नेक्स्ट पे. लाइट चली गई, दिख रही हूं मैं? लाइट चली गई. सिस्टम ऑन रहेगा बच्चों, लाइट चली गई. सारे कहां होते बेटा? कारनामे मैम के सेशन में, है ना बेटा? अब दिख रही हूं मैं? चलो ऐसे पढ़ाती हूँ. क्लास तो चलेगी बेटा, क्लास तो चलेगी. मैम तो दिख रही है ना, तुम्हें मैम के आवाज से लेना देना है. चलो, बट अदर शुगर्स, हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर और शुगर तो मेन है, बट इसके अलावा भी बच्चों आपके पास शुगर, हार्मोन्स और अमीनो एसिड हो सकते हैं. चलो थैंक गॉड, कम से कम ऑनलाइन का ये सुख है कि यहाँ पे वो नहीं सुनना पड़ता है ना, वरना तो हम ये बहुत करते थे. तो यहाँ पे बेटा क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है. आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम. अब आते हैं नेक्स्ट, द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस. बेटा गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार देख लूं कि वहां पे वो वाली लाइट में इन्वर्टर है या नहीं. एक सेकंड दो तो. नहीं है. ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आज. चलो ऐसे काम चला लोगे ना. सामने से रोशनी तो बहुत आ रही है, बट इसकी ब्राइटनेस इतनी होती है कि बाकी की रोशनी कुछ काम करती ही नहीं है. यस, चलो फोन की टॉर्च ऑन कर ली है. आंखों में दर्द हो रहा है एक्चुअली. Okay, the accepted mechanism used for the translocation of sugars from source to sink is called the pressure flow hypothesis. तो जो hypothesis हम पढ़ते हैं for the mechanism of transport of food is called pressure flow hypothesis. देखो तो brightness थोड़ी कम हो जाएगी क्या इसकी? अब दिख रही है मैम? ये और काली दिख रही है मैम? कम ही कर देती हूँ ब्राइटनेस बस. सॉरी बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सेटिंग हो पाएगी, ये टीवी की इतनी है. चलो अब देखते हैं, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस करेंगे. ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चों को समझ में नहीं आता है. ठीक है, बिल्कुल. अच्छा, इज दिस स्पैमिंग? रुको जरा. ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स. ग्लूकोज कहां है? प्रिपेयर होता है सोर्स पे. बाय फोटोसिंथेसिस इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज. फिर ये सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के केस में जहां पे ये एब्जॉर्ब होता, स्टोर होता है, दोज आर योर प्लास्टिड्स. कहां पे स्टोर होता है किड्स? प्लास्टिड्स में. प्लास्टिड्स में यू हैव अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट में जो स्टोर होता है वो होता है आपका स्टार्च. क्या स्टोर होता है आपका? स्टार्च. सो अमाइलोप्लास्ट यानी प्लास्टिड बिकम्स योर सोर्स. ठीक है, दे बिकम योर सोर्स. ठीक है, यस मैम. हाथ से हाथी बनाओ शैडो में. हाथ से हाथी मतलब मन तो छोड़. The sugar is then moved in the form of sucrose into the companion cells. तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो शुगर है कहां पे बनी? लीफ में बनी. अब लीफ से शुगर, देखो अब यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे.
लीफ में आपकी बनी शुगर, ठीक है, और वहां से it is transported into companion cells and then into the living phloem sieve tube cells by active transport. एनटीए का ये क्वेश्चन था जो तुमने गलत किया था, तुम हंस क्यों रहे हो इतना? यस, अब देखो यहाँ पे लीफ पे यहाँ पे बना शुगर, शुगर बना। अब शुगर जैसे बनता है सबसे पहले जाएगा कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल में गया, कंपेनियन सेल से जाएगा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, ठीक है। यहां पे अब शुगर पहुंच चुका और यहां पे हर स्टेप पे आपने क्या खर्च की है? एटीपी। यू हैव स्पेंड व्हाट? एटीपी। यहां पे भी आपने खर्च की है एटीपी। तो ये जितना भी ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम शुगर टू कंपेनियन सेल टू सीव ट्यूब, एवरी स्टेप यू आर स्पेंडिंग व्हाट? एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। This process of loading at the source produces a hypertonic condition in the phloem. तो अब जो phloem के cells है, सिंस यहां पे सीव ट्यूब में पूरा का पूरा शुगर लोडेड है, शुगर लोडेड हो चुका है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स हाइपरटोनिक इन नेचर। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हाइपरटोनिक नेचर में बन जाएगा बिकॉज द सीव ट्यूब सेल्स कंटेन्स लॉट मच अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है बच्चों? यस। तो बेटा तुम्हें मेरे को देखना है या तुमको समझना है? तुम्हें एनसीईआरटी दिख रही है, तुम्हें मैम की आवाज सुनाई दे रही है, मेरे को देख के क्या हो जाएगा? ब्यूटी पैजेंट चला रखा है क्या मैंने यहाँ पे? बताओ जरा, डर लो तुम लोग, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, अगर ये टॉपिक छूट गया तो मैं छोड़ दूंगी, कल नहीं पढ़ाऊंगी इसको, पहले बता रही हूं, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगी इस पार्ट को, बिल्कुल भी नहीं। कल मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी, मैं क्या डेली डेली ट्रांसपोर्टिंग प्लान्स पढ़ाती रहूंगी? आज अगर हो गया, तुमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं नहीं पढ़ाने का ये टॉपिक। ढंग से फ्लो चार्ट बना रही हूं, पढ़ लो। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स into the phloem by osmosis. अब देखो ये जो सीव ट्यूब का सेल है, अब यहां पे हम बनाएंगे जाइलम, ये रहा जाइलम। जाइलम में क्या होता है? वाटर, इट कंटेन्स वाटर एंड दिस इज हाइपोटोनिक। ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। अब आपको ये देखना है बच्चों, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो पानी जाइलम से इस फ्लोएम में मूव करेगा। सो वाटर इज मूविंग फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, ठीक है। एंड द प्रोसेस वुड बी ऑस्मोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया। देखिए, water in the adjacent xylem moves into the phloem by osmosis. As osmotic pressure builds up, the phloem sap will move to the areas of lower pressure. ठीक है? At the sink, osmotic pressure must be reduced. अब यहां पे हाइपरटोनिक था, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। ये बिल्कुल लोडेड है, इसमें पानी भी है, इसमें खाना भी है, लोडेड है फ्लोएम। फ्लोएम इस टाइम क्या है? लोडेड है, ठीक है। सिंस ये पूरा लोडेड है बच्चों, अब यहां से जो फूड है वो सिंक के पास जाएगा। सिंक के पास क्या है? ना खाना है ना पानी है, तो सिंस ना यहाँ पे वाटर, नो फूड, so the food will be transferred to this region from source to sink. आया कि नहीं आया समझ में? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, at the sink osmotic pressure must be reduced. Again, active transport is necessary to move the sucrose out of the phloem sap and into the cell which will use the sugar, converting it into the energy, starch or cellulose. As sugar are moved, the osmotic pressure decreases and the water moves out of the phloem. तो यहाँ पे भी आपने क्या खर्च की? एटीपी। अब सिंक पूरा भर चुका है खाने से, जैसे ही खाने से बचा भर गया, अब फ्लोएम क्या हो गया? फ्लोएम हाइपरटोनिक नहीं रहा। सिंस ये हाइपरटोनिक नहीं रहा, पानी वापस जाइलम में मूव कर जाएगा, वाटर अगेन मूव्स टू जाइलम। आगे बेटा समझ में सबको? एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। ये रहा पूरा आपका। So to summarize, the movement of sugar in the phloem begins at the source where sugars are loaded actively into the sieve tube. Loading of the phloem set up a water potential gradient that facilitates the mass movement in the phloem. Phloem tissue is composed of sieve tube cells which form long columns with holes in their end walls called sieve plates. Cytoplasmic strands pass through the holes in the sieve plates, so forming continuous filament. As hydrostatic pressure in the phloem sieve tube increases, pressure flow begins. The sap moves through the phloem. Meanwhile, the sink incoming sugars are actively transported out of the phloem. Yes, बच्चों, ये था पूरा प्रोसेस।
अब इसको और समझ लो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे बता रखा बड़े अच्छे से, एनसीईआरटी में, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। समवन इज कॉलिंग मी, एक सेकेंड बच्चों। लग रहा है पूरा देश हमको याद कर रहा है, पढ़ाने नहीं देंगे, पूरा देश हमको याद कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है जो समझना थोड़ा मुश्किल है। ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट तो नहीं एक्सप्लेन कर, चलो बेटा इसको मैं सिंपल करके बता देती हूँ। इट्स बेटर आई मेक अ सिंपल डायग्राम। ये तो बहुत ही खतरनाक डायग्राम है, ये सच में बहुत खतरनाक। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं दिख रही होंगी। अरे यार बच्चों आज पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं दिख रही होंगी। चलो इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही रहा है बेटा। Now the loss of solute produces a high water potential in the phloem and water passes out returning eventually to xylem. A simple experiment, girdling experiment की बात कर रहे हैं, thank you Nancy, was used to identify the tissues through which food is transported. On the trunk of a tree, a ring of a bark up to a depth of the phloem layer can be carefully removed. तो हमने एक ट्री लिया, ट्री का हमने एक रिंग यहां से रिमूव कर दिया up to the phloem part. In the absence of downward movement of the food, the portion of the bark above the ring on the stem becomes swollen. तो खाना नीचे नहीं आ पा रहा क्योंकि फ्लोएम रिमूव कर दिया है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, This simple experiment shows that the phloem is the tissue responsible for translocation of food. इससे हमको पता लग गया जब हमने फ्लोएम रिमूव किया कि नीचे वाले हिस्से में खाना नहीं है, ऊपर वाले में भर गया, वो स्वेल कर गया। So this clearly indicates Gerling experiment that phloem is something which is able to translocate the food. Yes. चलो बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया। Yes, बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट भी इतने बढ़िया तरीके से हुआ है। अब 1 बजे आ जाना क्लास में, ठीक है? कोई आवाज नहीं गई है ना लाइको। यस बिल्कुल। कैन यू सी मी किड्स? एवरीवन कैन सी मी? ये देखो जी स्क्वायर, यस दिस इज योर जी स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पे बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना, और 1 बजे प्लीज उड़ के मॉक टेस्ट में आ जाना, मॉक टेस्ट में आ जाना, ठीक है? आज मॉक टेस्ट करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, आई एम रियली सॉरी बेटा, अब लाइट चली गई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। यस चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय। देखो ऐसे भी है, ऐसे भी अंधेरा कायम रहे, हा 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 हा। चलो चलो भागो।